नमस्कार दोस्तों, डीलो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 25 के बारे में। यानी कि इससे पहले हम लोग करके आ चुके हैं 1 से लेकर 24 चैप्टर्स तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ साथ अपना बीएनएसएस का कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो यूट्यूब पे क्लास कंप्लीट कर रखी है वो कर रखी है हमारी बीएनएस। ठीक है, बीएनएस हमारी कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर। जिन लोगों ने जाके नहीं देखी है वो लोग जाके पूरी सीरीज देख सकते हैं। एक साथ भी 1 से लेके 20 तक चैप्टर्स का वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उस क्लास को, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जो कि बीएनएसएस है वो भी अब हमारी लगभग कंप्लीट होने पे आने लगी है। तो बीएनएसएस में अब तक हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक चैप्टर कर लिए हैं, 1 से लेके 24 चैप्टर्स तक हमारे बीएनएसएस में हो चुके हैं। बीएनएसएस होती है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, किसकी जगह पे आई है? सीआरपीसी की जगह पे आई है। ट्रायल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, और आज हम जिसकी बात करेंगे वो करेंगे जांचों और विचारणों में साक्ष्य, यानी कि एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो क्या होता है, जब भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है, न्यायिक प्रक्रिया चलती है, तो किसका महत्वपूर्ण रोल होता है? महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे एविडेंस का। तो एविडेंस क्या करता है? न्याय को दिलाने में, जस्टिस को दिलाने में क्या करता है? एक अहम रोल देता है। तो जब हम इसको देखेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पार्ट 1 सेक्शन 307 से 318 तक, और सेक्शन 319 से लेके 336 तक, ऐसे करके दो पार्ट होंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा वो बताएगा कि भाई साक्ष्य को, यानी कि एविडेंस को कैसे लिखते हैं, अभिलिखित करते हैं, यानी रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। एविडेंस जो रिकॉर्ड वगैरह किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा, ये हमको पार्ट 1 ने बताया है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट हमको बताता है भाई साक्ष्यों के लिए कमीशन वगैरह जो जारी होंगे, इनकी परीक्षा वगैरह के संबंध में। तो वो सब चीजें हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो सेक्शंस कवर करता है वो कवर करता है 307 से 318, यानी 307 से 318 तक, और सेक्शन 319 336 कवर करते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट। आज जो हमारी क्लास है बीएनएसएस की, ये पार्ट 1 के संबंध में है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के पास बीएनएसएस का एक्ट होगा। अपना बीएनएसएस का एक्ट ओपन कीजिए, पार्ट 1 पे आ जाइए। सबसे पहले आप जानते ही हैं, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसकी इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि आखिर ये वाला चैप्टर हमको बताना क्या चाहता है। तो पार्ट फर्स्ट है जो बात कर रहा है 307 से 318 तक। इसमें हम देखेंगे साक्ष्य को लेने और अभिलिखित करने का ढंग। और ये जो पार्ट फर्स्ट है ना हमारा, ये एविडेंस का वही पार्ट है जो है 272 से लेके 283 तक हमारी सीआरपीसी में। ठीक है, सीआरपीसी जो थी हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाली, उसकी बात कर रहे हैं सीआरपीसी में। और वहां पे कौन सा चैप्टर है? सीआरपीसी में चैप्टर 23 है। ये क्यों बता रही हूं मैं? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं कि आखिर इसमें सीआरपीसी में और इसमें क्या डिफरेंशिएट आता जा रहा है। क्या होता है, लगभग वही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ कुछ चीजें हट गई हैं। तो वही बात है। तो सबसे पहले आ जाइए सेक्शन नंबर 307 पर। सेक्शन 307 बोल रहा है न्यायालयों की भाषा, यानी कि लैंग्वेजेस ऑफ कोर्ट्स क्या रहेंगी। वही सेक्शन है जो 272 है हमारा सीआरपीसी का। ठीक है, इसके बाद 308 आता है साक्ष्य का अभियुक्त, अभियुक्त की उपस्थिति में लेके आना, यानी कि एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, सेक्शन 309 हमको बोल रहा है कि भाई समन मामलों और जांचों में अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। 310 बात कर रहा है वारंट मामलों में अभिलेख, और इसके बाद 311 बोल रहा है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। आपने देखा था जब हम लोगों ने ट्रायल पढ़ी थी, समन ट्रायल हो गई थी, वारंट ट्रायल हो गई थी, सेशन ट्रायल हो गई थी। तो आप इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि देखिए समन मामलों में जांचों में अभिलेख कैसे लिखे, रिकॉर्ड वगैरह कैसे लिया, वारंट मामलों में अभिलेख हो गए, 311 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख हो गए। ठीक है, फिर 312 बोल रहा है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा क्या होगी, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है लैंग्वेज की, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ठीक है,
फिर 313 बोल रहा है ऐसे साक्ष्य के पूरा होने के संबंध में प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है 313। 314 बोल रहा है अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। देन 315 बोल रहा है साक्ष्य की भावभंगिमा की बारे में टिप्पणियां, यानी कि रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग द मैनर ऑफ विटनेसेस के बारे में बात कर रहा है। 316 बोल रहा है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख क्या होगा, यानी रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड की बात कर रहा है। और सेक्शन 317 बात कर रहा है दुभाष या ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा, यानी इंटरप्रिटेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रिटेट ट्रूथफुली। सेक्शन 318 जो इस वाले पार्ट का लास्ट सेक्शन है बात करता है उच्च न्यायालय में अभिलेख, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो हाई कोर्ट में किस तरीके से होंगे वो बात कर रहा है 318। तो चलिए सबसे पहले वाले सेक्शन की बात करेंगे जो कि है हमारा 307। देखिए सेक्शन 307 वही है जो सीआरपीसी का है 272। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग वहां से। तो न्यायालयों की भाषा होती है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स होती है कि किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, डिटरमाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा अवधारित की जाएगी, राज्य सरकार निर्धारित करेगी। हमारे लिए प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि न्यायालयों की भाषा कौन निर्धारित करता है। तो लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं हाई कोर्ट पे और स्टेट पे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डिटरमाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन निर्धारित करेगा, स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। और राज्य में हाई कोर्ट के अलावा प्रत्येक की भाषा कौन सी होगी, यानी कि ये कौन सी भाषा को निर्धारित कर रही है, अदर कोर्ट्स की डिसाइड कर रही है। राज्य सरकार निर्धारित कर रही है न्यायालय की भाषा अदर कोर्ट्स की, क्योंकि साफ लिखा हुआ है डिटरमाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य ये निर्धारित करेगा कि हाई कोर्ट के अलावा प्रत्येक न्यायालय की भाषा कौन सी होगी। आप एक बार इसके एक्ट की लैंग्वेज देख सकते हैं कि राज्य सरकार ये अवधारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए, यानी इस संहिता मतलब हमारी हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके लिए राज्य के अंदर यानी स्टेट में हाई कोर्ट से भिन्न, यानी इसमें हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसके अलावा प्रत्येक न्यायालय की एवरी कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी ये डिसाइड की जाएगी बाय हमारे राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आ जाइए सेक्शन 308 की तरफ। साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, तो कैसे होगा इसके अंतर्गत कि विचारण यानी कि ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में अन्य कार्रवाइयों में लिया गया हर एविडेंस, यानी जो भी साक्ष्य लिया जाएगा वह अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, एक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिया जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑडियो वीडियो वाला, ये अभी नया जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि ऑडियो वीडियो के साधन से भी आप क्या कर सकते हैं, साक्ष्य ले सकते हैं। फिर इसके बाद एक परंतु जोड़ा गया है कि जहां 18 वर्ष से कम आयु की महिला है, उसके संग अगर रेप किया गया है या किसी अदर तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है तो और वैसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती है, तो न्यायालय देखेगा कि ऐसी महिला अभियुक्त के सामने नहीं आए, मतलब उन दोनों का सामना नहीं होना चाहिए। और साथ ही अभियुक्त की प्रति परीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय कर सकेगा। ठीक है, इसमें साफ बोल रखा है, जो मेन इसकी चीज ये निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि जो इसका परंतु बोल रहा है कि भाई 18 वर्ष से कम की महिला होगी, रेप हुआ है या कोई अदर सेक्सुअल ऑफेंस उसके साथ हो गया है, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उसको देखा जाएगा कि भाई वो घबरा नहीं जाए। तो वो क्या होता है, उसको कहा जाएगा कि भाई अभियुक्त उसके सामने नहीं आना चाहिए, उसको पर्दे में रखा जाएगा। तो ये वाली चीजें होती है। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए आप सेक्शन 309 की तरफ। सेक्शन 309 बोलता है समन मामलों और जांचों में अभिलेख, रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। तो क्या होता है, इसमें निकल के आते हैं दो पॉइंट। सबसे पहले बोलता है मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सम्मन मामलों में, यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल चल रही है सम्मन मामलों के संबंध में, जैसे जैसे एविडेंस की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होते जाते हैं, यानी कि उनको मेमोरेंडम में लिखा जाता है। किस चीज को, एविडेंस का जो भी सारांश होता है शॉर्ट में होता है वो ज्ञापन में यानी कि मेमोरेंडम में लिखा जाएगा और उसको तैयार किया जाएगा न्यायालय की भाषा में।
ठीक है। बेसिकली ये प्यूरी का क्वेश्चन होता है कि भाई एविडेंस रिकॉर्ड करे आपने, उसको लिखा गया है तो कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, तो उसको न्यायालय की भाषा में तैयार किया जाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन खुद तैयार नहीं कर सकता तो कारण लिखेगा और किसी और के द्वारा उसको खुले में बोलकर यानी ओपन कोर्ट में खुले में बोलकर खुद तैयार करवाएगा। ठीक है। और जो ज्ञापन होगा वो मजिस्ट्रेट करेगा, उस पर साइन वाइन करेगा और ये जो ज्ञापन वगैरह लिखेगा ना, ये रिकॉर्ड का पार्ट होगा यानी कि अभिलेख का भाग होगा। ठीक है, ये वाली बात बोली गई है हमको सेकंड नंबर के पॉइंट पे। आई बात समझ में? तो चलिए सेक्शन 30310 की तरफ। सेक्शन 310 बोल रहा है वारंट मामलों में अभिलेख। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा क्योंकि हमने पढ़ी अभी ये वाली बात समन मामले में, तो बस चेंज हो जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट और वैसा का वैसा कंटेंट आपको दिखेगा कि भाई इसमें प्रत्येक साक्षी जैसे जैसे उसकी एविडेंस पर परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है, तो क्या होगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामलों में यानी कि जो वारंट मामले होंगे उसमें प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य यानी हर विटनेस का जो एविडेंस होगा, जैसे जैसे उसका एग्जामिनेशन होता जाएगा वैसे वैसे या तो मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा या खुले न्यायालय में उसको बोलकर लिखेगा, लिखवाएगा। मतलब जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समन मामले में देखा था। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी शारीरिक असमर्थता हो गई या किसी अन्य कारण से अगर वो खुद नहीं लिख सकता तो किसी और से लिखवाएगा। और साथ ही क्या कर सकता है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है वो व्यक्ति। और मजिस्ट्रेट जब ऐसा एविडेंस लिखवाएगा तो क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा कि भाई वो साक्ष्य को खुद क्यों नहीं लिख सका, और जो भी प्रश्न वगैरह होंगे उसको उस रूप में पूछ सकेगा। यानी कि जो एविडेंस वगैरह होगा लेगा, एविडेंस वगैरह लेगा, उनको क्वेश्चन फॉर्म में भी वो पूछ सकता है। ठीक है। और मजिस्ट्रेट के साइन वगैरह हो जाएंगे और ये सब क्या होगा, रिकॉर्ड का पार्ट होगा। सेम बात चलेगी हमारे सेक्शन 311 की तरफ। वो भी यही बोल रहा है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। सबसे पहले हमने देखा समन मामलों में अभिलेख, फिर हमने देखा वारंट मामलों में अभिलेख, और 311 बोल रहा है हमको सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। तो क्या होगा, सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाएगी, जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो खुद लिखेगा या फिर वो किसी दूसरे के द्वारा लिखवाएगा। ठीक है। और अगर वो कुछ और दूसरी लैंग्वेज में हो तो ट्रांसलेट वगैरह कराएगा, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन वाइन कर देगा और ये जितना भी भाग होगा वो रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड जो होगा ये जो अभिलेख का पार्ट हो जाएगा। अगर किसी अन्य भाषा में साक्ष्य हो, एविडेंस हो, तो उसका क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट वगैरह किया जाएगा और फिर पीठासीन अधिकारी इसके हस्ताक्षर वगैरह कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो सेक्शन 313 की तरफ आ जाते हैं। ऐसे बोल रहा है कि साक्ष्य वगैरह ले लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सेक्शन 310 और 311 के अनुसार जब साक्ष्य पूरा हो जाता है यानी कि वारंट मामलों में अभिलेख और सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में जब अभिलेख पूरा हो जाता है, तो अभियुक्त या प्लीडर की उपस्थिति में साक्षी को, जो हमारा विटनेस आएगा, उसको क्या किया जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक है। और अगर साक्षी जो आता है, विटनेस जो आता है, अगर कहे कि भाई उसको इसकी ये सही नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगा, इस ज्ञापन में लिख देगा कि भाई इसको ये चीज सही नहीं लगी, और उसमें क्या करेगा, जो भी आगे चीजें जोड़नी होगी, आवश्यक उसको लगेगा, वो उसको जोड़ सकेगा। अभियुक्त अगर साक्ष्य की भाषा को नहीं समझे तो उसको ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा। और मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलेखित कर लेता है तो उसके बारे में जो भी उसकी टिप्पणी वगैरह होगी वो उसको समझाया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात पूरी। अब आ जाइए 314 के बारे में। 314 क्या बोल रहा है कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। तो क्या होगा, साक्ष्य ऐसी भाषा में होगा जिसे अगर अक्यूज नहीं समझता तो उसको ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। फिर उसका एडवोकेट हाजिर हो जाता है और वो एडवोकेट भी उसकी भाषा को नहीं समझता तो उसको ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे अगर कोर्ट को लगेगा तो वो उनको दिखा देगा और ट्रांसलेट करके समझा देगा। ये बोल रहा है 314 जस्ट ये बात बोल रहा है कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को जो भी एविडेंस वगैरह हुआ है उसका जो भी भाषांतर होगा उसको समझाया जाएगा। समझ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो उनको दिखा दिए
जाएंगे। सेक्शन 315 क्या बोलता है? साक्ष्य की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी। देखिए ये वाला क्वेश्चन है मोस्टली कई बार डायरेक्ट सेक्शन वाइज पूछ लिया जाता है प्री में, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि साक्ष्य की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी क्या होती है। रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेसेस के बारे में। भाव भंगिमा क्या होती है आप एक्सप्रेशंस के थ्रू दे सकते हैं कि भाई साक्ष्य ले रहा है और अगर वो कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में हो सकता है। तो किसके द्वारा की जाएगी? मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी और जो भी उचित समझे। यानी कि जब पीठासीन न्यायाधीश जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या मजिस्ट्रेट जो होता है, साक्षी का साक्ष्य अभिलेखित कर लेता है, एविडेंस रिकॉर्ड कर लेता है और साक्षी की परीक्षा की जाती है, एग्जामिनेशन किया जाता है, तो जो भी उसको लगता है कि भाव भंगिमा हुई है, उसकी टिप्पणी वगैरह करेगा, तो उसको लिखित कर लेगा, है ना? और जो भी उसको ठीक लगेगा। तो इसका मतलब हो गया भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा और जो भी उसको सही लगेगी वो कर लेगा। ठीक है। 316 बोल रहा है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। इसमें निकलते हैं 5 पॉइंट। 316 के अंतर्गत 5 पॉइंट निकल के आते हैं। तो जब अक्यूज की परीक्षा की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, तब पूछे गए प्रश्न, उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के साथ सभी परीक्षा की जाएगी। ठीक है। एक्ट की लैंग्वेज देखिए, जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, सेशन कोर्ट के द्वारा की जाती है, तब उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा की जा रही है? जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर ये नहीं होते तो किसी अन्य के द्वारा की जाएगी। यानी इनकी कोई शारीरिक असमर्थता हो गई या कोई अन्य रीजन हो गया, तो कोई जो अन्य अधिकारी होगा उसके द्वारा ये परीक्षा की जाएगी। अभिलेख की भाषा क्या होगी? अभियुक्त की परीक्षा वाली या न्यायालय की भाषा होगी। अभिलेख यानी कि जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी भाषा क्या होगी? या तो जो अभियुक्त की परीक्षा की जा रही है वो वाली लैंग्वेज होगी या फिर कोर्ट की भाषा होगी। अभिलेख अभियुक्त को बताया जाएगा और अगर वो नहीं समझे तो उसको क्या किया जाएगा? भाषांतर अवेलेबल किया जाएगा, ट्रांसलेटर अवेलेबल करवाया जाएगा। फिर इसके बाद उसको कुछ लगता है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। साइन किसके द्वारा किए जाएंगे? पीठासीन अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किए जाएंगे। सर्टिफाइड भी किसके द्वारा किया जाएगा? पीठासीन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर किस की परीक्षा उसकी प्रेजेंस में हुई है, इस चीज का सर्टिफिकेट देगा कि भाई जो परीक्षा हुई है वो उसके प्रेजेंस में हुई है और जो अक्यूज पे उसने कथन वगैरह करे थे वो पूरे के पूरे सही है। अक्यूज अभिरक्षा में है और फिर एग्जामिनेशन करना है तो एक से एग्जामिनेशन के 72 घंटे पे उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी डे वगैरह होते हैं, टाइम वगैरह होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और ये वाला आता है हमारा प्री का क्वेश्चन कि क्या ये कॉन्सेप्ट समरी ट्रायल पर अप्लाई होगा? तो जी नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट समरी ट्रायल पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर आ जाते हैं हम लोग 317 की तरफ। दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। यानी जो दुभाषिया यानी कि जो हमारा इंटरप्रेटर होगा, टू बी बाउंड टू इंटरप्रिटेट ट्रूथफुली, यानी जो भी चीजें होंगी उनको सही सही रूप से, सही सही तरीके से भाषांतर करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, उनका सही सही अर्थ बताने के लिए वो आबद्ध होगा। सेक्शन 318 बोलता है उच्च न्यायालय में अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड्स इन हाई कोर्ट। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम विहित करेगा, मतलब जनरल रूल बताएगा जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? साक्षियों के साक्ष्य को लिखा जाएगा और अभियुक्त की परीक्षा को किया जाएगा। ठीक है, कौन लिख रहा है? हाईकोर्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हाईकोर्ट जनरल नियम विहित करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था हमारा वाला कॉन्सेप्ट 307 से लेके 318 तक, जिसके द्वारा हमने साक्ष्य अभिलेखित करने का ढंग देखा पार्ट ए में। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, वो आएगा 319 से 336 तक। ठीक है, इसके लिए हमको लानी पड़ेगी नेक्स्ट क्लास। तो यानी कि जो हमारा 25 नंबर का चैप्टर है ये दो पार्ट में कवर होके आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 307 से 318 तक। अब जो हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जो आएगा 319 से लेके 336 तक। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? एविडेंस रिकॉर्ड करने के संबंध में कॉन्सेप्ट देखा था और यहाँ पे हम देखेंगे साक्ष्यों के लिए कमीशन वाली जो बात की जाएगी
वो हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, जुड़े रहिए डीलर जंक्शन के साथ में। किसी भी तरीके का आपको क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है हमारी डीलो क्लासेस। आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप इस तरीके से कमेंट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छी सीरीज लेके आने की कोशिश करेंगे और कुछ जो मैटर हमको लगेगा वो हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में। मिलते हैं हमारे नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।